नमस्कार, मैं विनोद बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी शिक्षा को लेकर, उसके बाद भी हम लोगों ने बात की थी मनोविज्ञान को लेकर। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कैसे आया, क्यों इसके बारे में पढ़ा जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, यह सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी की मैं आज बात कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मनोविज्ञान से हुई। मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब बात यहां पे आती है कि जब हम मनोविज्ञान हमारी सहायता कर रहा था तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मनोविज्ञान क्या करता था? मनोविज्ञान मानव जो था, इस मानव के व्यवहार का अध्ययन करने में सहायता करता था और करता भी है, अभी भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि अब नहीं करता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने में मनोविज्ञान सहायता करता है और पहले भी करता था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण एक विशेष परिस्थिति के लिए किया गया है। विशेष परिस्थिति की अगर मैं बात करूं तो जो बालक हैं इस बालक का शैक्षिक व्यवहार कैसा है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में बालक के व्यवहार का आकलन करने के लिए, बालक की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, बालक को किस प्रकार से अच्छा सिखाया जा सकता है, किस प्रकार की हम व्यवस्था करें कि बालक और अच्छे से सीख पाए, सरलता और सहज तरीके से सीख पाए, बालक किस प्रकार से आत्म अनुशासन में रहे, बालक को किन अच्छे और रोचक तरीकों से पढ़ाना चाहिए ताकि उसका ज्ञान जो है वो स्थायी ज्ञान में बदल सके। कहने का भावार्थ यह है कि बालक की शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का जो अध्ययन करता है और उनका जो निराकरण करता है और बालक के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाने में जो सहयोग करता है वो करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो निर्माण है वो किया गया है और ये बालक की संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करते हुए उसके संपूर्ण विकास में सहयोग करता है। बात करते हैं वर्तमान समय में शिक्षा जो है, इस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का संपूर्ण विकास करना है। इस संपूर्ण विकास में तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे
जब तक एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है। इसलिए बालक का संपूर्ण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है और अध्यापक की सहायता करती है। हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में क्या है, बालक जो है वो शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में है। एक प्रश्न भी आता है, शिक्षा व्यवस्था का जो केंद्र है वो बालक ही है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि वर्तमान समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं बालक। यह केंद्र बिंदु इसलिए है कि संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं शैक्षिक क्षेत्र की वो बालक के लिए ही की जाती है और बालक के अनुसार ही की जाती है। जैसे बालक की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी अभियोग्यता, इन सब को देखकर उसकी आयु है, उसकी बुद्धि है, इन सब बातों को देखकर एक अध्यापक जो है, एक विद्यालय जो है, वो सब मिलकर बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके तहत बालक को अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सके और बालक के हर एक गतिविधि में निखार लाने का जो प्रयास है सब मिलकर करते हैं। तो इन सब की जो बात हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में। हमने देखा कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी रुचि अलग हो सकती है, हर एक बच्चे की योग्यता अलग हो सकती है, हर एक बच्चे की अभियोग्यता अलग हो सकती है। इन सब बातों की रुचि है, योग्यता है, अभियोग्यता है, बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, किस प्रकार से, क्या सभी बच्चों को एक जैसा ही हमें पढ़ाना है या अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि वो अच्छे से विकास कर पाए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापक के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें संपूर्ण बातों का ज्ञान करवाती है। तो हम मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षा की समस्या जो है उन समस्याओं का निराकरण करने में एक अध्यापक की बहुत सहायता करती है। तो हम बोल सकते हैं अतः शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सहयोग या सहायता करती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके बारे में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं दी हैं जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं महत्वपूर्ण जो बिंदु है और महत्वपूर्ण जो एक विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और एक जो बीएड का विद्यार्थी है उनके लिए भी कुछ एक परिभाषाएं, एक दो परिभाषाओं की मैं यहाँ चर्चा करूँगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ी अच्छी परिभाषा आती है जिसमें हम कहते हैं ट्रो की। मैंने अपनी क्लास में कई बार बच्चों को ये समझाया ट्रो के बारे में। ट्रो की एक बड़ी अच्छी परिभाषा है जो कहता है कि शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक तत्वों का शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक
तत्वों का जो अध्ययन करता है उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। या हम बोल सकते हैं शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करने वाले विषय को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ये एक ट्रो की परिभाषा थी। आपने देखा कि ट्रो बात कर रहे हैं कि शिक्षा संस्थान, जो संस्थान है, विद्यालय है, महाविद्यालय हैं, उनके संपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व जो बालक को प्रभावित करते हैं, भले ही वो भौतिक वातावरण हो, भले ही मानवीय तत्व रहे या किसी अन्य प्रकार की परिस्थितियां, अगर नवीन समस्याएं या नवीन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो जो शिक्षा को प्रभावित करेगी, शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों को प्रभावित करती है, उन सभी को हम किस में ले सकते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में। तो उनका जो मनोवैज्ञानिक तत्वों के रूप में अध्ययन करते हैं, मनोवैज्ञानिक तत्वों का जो मनोविज्ञान के अनुसार अध्ययन करते हैं, उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया। इसी प्रकार एक बड़ी अच्छी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर की परिभाषा, दो शब्द आप ध्यान रखेंगे स्किनर की परिभाषा में। स्किनर जो है वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? सीखने से और सिखाने से। सीखने और सिखाने से। अध्यापक सीखता है, बच्चे सीखते हैं, अध्यापक सिखाता है और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। उन सभी से संबंधित जो बातें हैं उनका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। इसी प्रकार एक बड़ी अच्छी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की परिभाषा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन सबको लगभग याद भी है। उन्होंने कहा था जन्म से लेके वृद्धावस्था तक, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक। क्रो की परिभाषा कैसी है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का जो अध्ययन करेगा सीखने की प्रक्रिया का, वो कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2-3 व्यक्तियों की चर्चा की है, जिसके अंदर ट्रो का था, मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। स्किनर का हमने बात की थी, 2 शब्द हैं बड़े अच्छे, वो मानते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का जो अध्ययन करता है वह शिक्षा मनोविज्ञान है। और क्रो एंड क्रो की परिभाषा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म से लेके वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का जो अध्ययन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। परिभाषाएं और भी बहुत सारी हैं जिनको आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अंत में निष्कर्ष एक ही निकलता है कि सीखने और सिखाने से संबंधित जो विषय हैं बच्चों के लिए, बच्चों की आने वाली शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित जो बात करता है वो करता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। अब क्या होता है कि एक कमेटी का गठन किया जाता है अमेरिका की साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा, और उनसे ये कहा जाता है कि आप पता करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका कार्य क्षेत्र जो है वो कहाँ तक है, उसका हम कहाँ तक निर्धारण कर सकते हैं, किन किन बातों को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो उस कमेटी ने क्या किया? उस कमेटी ने बड़ा अध्ययन किया, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने पता करने की कोशिश की कि कहाँ तक ये विषय जो है वो प्रभावित करता है, और अंततः उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष ये था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है, इस कार्य क्षेत्र को हम कभी भी किसी भी निश्चित शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। किसी भी निश्चित क्षेत्र तक हम
इसको ये नहीं बोल सकते कि सर ये यहाँ तक ही है। क्यों? क्योंकि जैसे परिस्थितियां बदलती है, जैसे नई तकनीक आती है, कुछ समस्याएं आती है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर उनको भी शामिल कर लिया जाता है जो नए समय के अनुसार समाज की मांग होती है, शिक्षा की मांग होती है। जैसे मैं बात करूं तो अब हम लोग लॉकडाउन में पढ़ाने का जो हमारा तरीका था वो बिल्कुल बदल गया है। पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं आप देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा अब जो पढ़ने का जो तरीका है और पहले जो पढ़ने का तरीका था उसमें थोड़ा अंतर आ गया है। तो नई जो तकनीक शामिल की गई है, नए नए जो तरीके लिए जा रहे हैं बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने के माध्यम जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन सबको भी हम अब किस में शामिल करना शुरू कर देंगे? शिक्षा मनोविज्ञान में। पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी गाँव में, दूर दराज के इलाकों में हमारे पास इतना नहीं था। जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो इंटरनेट का प्रभाव हमारे पर क्या था? कुछ भी नहीं था। हम टीवी देखते थे, रेडियो सुनते थे कुछ लोग, तो उस समय उनका प्रभाव था। अब इंटरनेट का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब छोटे बच्चों पर आप लोगों ने देखा है कि वो दिन भर नेट चलाते हैं, गेम खेलते रहते हैं, और उनका प्रभाव आप देखेंगे तो बच्चों में धीरे धीरे क्या आना शुरू हो जाएगा? उनके क्रोध में वृद्धि हो गई है। भले ही बच्चे हो, भले ही बड़े हो, तो उनके अंदर क्रोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक हम कहते हैं ना चिड़चिड़ापन, वो चिड़चिड़ापन सब में आ गया है। हम लोग नेट चला रहे होते हैं, कोई मिलने आ जाता है, तो बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, वो उनको ऐसे लगता है कि यार ये क्यों आ गया, मैं अभी इस पे देख रहा था। और ऐसे करते करते क्या होता है, बच्चे के, आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे इस बात की तो मैं यहाँ पे कोई ऐसे सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं केवल 5-6 घंटे अगर नींद के छोड़ दिए जाएं, 5-6 घंटे अगर नींद के छोड़ दिए जाएं 24 घंटों में से, तो वो लगभग 18 घंटे तक मोबाइल फोन देखते हैं। रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक आप लोगों ने देखा है बच्चे देखते रहते हैं। तो उसका प्रभाव भी बच्चों पे पड़ रहा है। उनकी आई साइट जो है वो कमज़ोर हो रही है, चिड़चिड़ापन बच्चों में आ रहा है, सामाजिक जो हमारा जुड़ाव था वो कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार की जो नई समस्याएं समाज में आ रही हैं ये, और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है उसको हम किसी एक निश्चित दायरे में बांध नहीं सकते हैं। तो इसका कार्य क्षेत्र कैसा है? इसका कार्य क्षेत्र परिवर्तनशील है। क्योंकि समय की मांग के अनुसार ये उन बातों को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। फिर भी सब्जेक्ट है और हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ बिंदुओं की चर्चा जरूर करूँगा जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे इसमें किसको शामिल कर सकते हैं हम? इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं बालक का अध्ययन। बालक का अध्ययन, बालक किस प्रकार का है, उसकी रुचि कैसी है, वो प्रतिभाशाली है, औसत स्तर का है, औसत से कम का है, इन सभी के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान बात करता है, चर्चा करता है। फिर अगर हम बात करें तो बालक व्यवहार अध्ययन, बालक किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है उसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे परिजनों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, अध्यापक जो हैं उनके प्रति वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, कक्ष में वो अपने साथियों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, उसका व्यवहार अपनी सीखने की विषय वस्तु के प्रति कैसा है। यानी विषय वस्तु के प्रति कहने का मतलब है कुछ बालकों में कुछ सब्जेक्ट के प्रति रुचि होती है और कुछ के प्रति रुचि नहीं होती है। तो जिनके प्रति रुचि है उनको वो शीघ्रता से सीखते हैं, और जिनमें रुचि नहीं है उनको सीखने में उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो किन किन परिस्थितियों में बालक किस किस प्रकार का व्यवहार करता है, इन सब बातों का भी अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। एक हम लोग बात कर सकते हैं
पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाए, बच्चों की अवस्था को ध्यान में रखकर, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर, इन सब बातों की जो चर्चा करता है वो कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो अलग अलग बच्चे हैं, उनकी कैटेगरी के अनुसार, उनका जो कमजोर बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनका पाठ्यक्रम थोड़ा सा व्यवहारिक रहे, उनके अध्यापक व्यवहारिक रहे, बच्चों के साथ में काम करने वाले हों, तो वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। और प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आप उनको लेक्चर मेथड से भी थोड़ा सा समझाएंगे तो वो उनको सीख जाते हैं। औसत स्तर के जो बच्चे हैं उनके साथ में काम करके उनको अच्छे से सिखाया जा सकता है और उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था करके, उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करके उनको हम अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चा है वो किस में की जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में हम इन सब बातों को शामिल कर सकते हैं। मैं पुनः बात करूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की हम लोगों ने चर्चा की थी। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्यतः अर्थ, उसकी 2-3 परिभाषाएं, जिसमें मैंने ट्रो की बात की है, स्किनर की बात की है, क्रो एंड क्रो की मैंने चर्चा की थी, और ये सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। और कार्य क्षेत्र के बारे में हमने हल्की फुल्की आज चर्चा की है और बाकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। लेकिन मैं अपना वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा। बातें जानने का मतलब है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था वो मैं जानना चाहता हूं। जो मेरे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या जो साथी नए जुड़े हैं उनसे भी मैं पूछूंगा, 2-3 प्रश्न आप मेरे को बता सकते हैं, 2-3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो बता सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ना शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान से पहले हमने शिक्षा की चर्चा की थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी का एक शब्द है एजुकेशन, इसका निर्माण 3 शब्दों से मिलकर हुआ था। एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर। ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं? प्रश्न नंबर 1। एजुकेशन अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसका निर्माण 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर हुआ था। वो शब्द मुख्य रूप से किस भाषा से संबंधित हैं? प्रश्न संख्या 1 आप मुझे बताएंगे। प्रश्न संख्या 2, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था? तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बता देंगे। विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था? 2 प्रश्न हो गए। मनोविज्ञान से 1-2 प्रश्न आप मुझे बता देंगे। मनोविज्ञान से साइकी और लोगस 2 शब्द हमने लिखे थे। बड़े आसान से प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। साइकी और लोगस का मतलब क्या है, किस भाषा के शब्द हैं और इन दोनों का अर्थ क्या होता है? ये पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी उसके मैंने 2-3 प्रश्न आपसे हल्के फुल्के प्रश्न पूछे हैं ताकि आप जान सके कि हमने क्या पढ़ा था, किस प्रकार से पढ़ा है और हमें कितना याद है या नहीं है, हल्की फुल्की हमें इनकी जानकारी हुई है या नहीं हुई है। तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो स्वयं पता करके स्वयं का आकलन कीजिए। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।